जी नमस्कार, स्वागत है अध्ययन मंत्र में सभी का। अजय भाई, अनामिका, शुरू करें आज की क्लास। सभी मैं क्या लाइव हो चुका हूँ बताइए ज़रा, और फिर हम शुरू करें। देखिएगा, हम समास कर रहे थे और समास हम तत्पुरुष तक पहुंच गए थे। आज आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। कर्मधारय द्विगु पे बात करेंगे और हो सकता है द्वंद्व पे भी बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करें हम। ठीक है, सबको हर हर महादेव रिधि का बहुत बहुत शुभ संध्या सभी को। आइए पढ़ाना शुरू करते हैं। तो पहले की समास पे बात नहीं करते, सीधा एक तीसरा समास आता है जिसे हम कहते हैं कर्म धारय समास। एक तीसरा समास आता है जिसे हम कहते हैं कर्म धारय समास। ठीक है, जिसे हम कहते हैं कर्म धारय समास। ठीक, चलिए चलिए आइए। कर्मधारय समास कैसे पहचाने? कर्मधारय देखिए, कैसे पहचाने कर्मधारय देखिए, कैसे पहचाने कर्मधारय देखिए। ठीक है, चलिए शुरू करें। शुभ शुभ संध्या सभी को। बस स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक मिनट रुकिएगा बेटा, हाँ मैं ज़रा ये ठीक कर लूँ अपनी। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखो कैसे करते हैं। ये बात तो फाइनल है, ये तो बात तो हमें पता ही है कि समास जो है वो दो पदों का मेल है, पूर्व पद और उत्तर पद। पहला पद और दूसरे शब्द जब मिलकर जुड़ जाते हैं समास का प्रक्रिया बना देते हैं। अब ये कैसे पहचाना है कि कोई भी मैं तुम्हारे सामने शब्द लिखूं और कर्मधारय समास हो? तो इसकी कुछ पहचान है। देखिए, क्योंकि ये तत्पुरुष समास से निकाला गया है तो इसका भी ज्यादातर दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरे पद की ज्यादा चलती है। लेकिन इस समास की एक परिभाषा कभी कभी दी जाती है कि हमारी हिंदी में ऐसा कौन सा समास है जिसका कभी पहला भी पद प्रधान हो जाता है तो कभी दूसरा पद प्रधान हो जाता है, दोनों में से कोई पद प्रधान हो जाता है। बेटा रिप्लाई, डेली क्लास क्यों नहीं होती? डेली तो नहीं, अल्टरनेट डेज हो सकती है। और कभी कभी जैसे मैं बताऊं, कई बार हम बीमार भी हो जाते हैं, जैसे मैं फीवर में था तो इस वजह से भी मेरी क्लास नहीं हुई। ठीक है ना, तो ये भी एक कारण होता है। तो डेली लगभग लगभग क्लास होगी अब से लगातार ही। ठीक है, तो संडे को तो छुट्टी रहती है, उसके बाद मंडे से रेगुलर क्लास होगी आपकी। देखिए, कर्मधारय समास, ठीक है, और थर्सडे को मैं वैसे छुट्टी पे रहता हूँ, थोड़ा ध्यान रखना। कर्मधारय समास कैसे करेंगे? पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक, चलिए, तो इसकी एक परिभाषा होती है, याद रखना। तत्पुरुष से समास से निकला तो दूसरा पद प्रधान है, पर इसकी एक परिभाषा दी जाती है। देखिए मैं लिखने जा रहा हूँ, मैं लिखने जा रहा हूँ। अगर प्रश्न आए, अगर प्रश्न आए जिसका कभी, थोड़ा ध्यान रखना, इसे याद रखना, इस पे बात करूंगा अभी बाद में, जिसका कभी पहला पद, ध्यान से सुनना, पहला पद तो कभी, तो कभी दूसरा पद, दूसरा पद प्रधान हो। जिसका कभी पहला तो कभी दूसरा पद प्रधान हो, वो कौन सा समास माना जाता है? वो माना जाता है कर्मधारय। देखिए दो बात सुनो, अगर कभी प्रश्न आए ऐसा कौन सा समास है जिसका पहला पद प्रधान होता है, तो पहले पद प्रधान हमेशा अव्ययी भाव का होता है। ऐसा कौन सा समास है जिसमें दूसरे की ज्यादा चलती है, दूसरा पद प्रधान होता है? वो होता है तत्पुरुष, वो होता है तत्पुरुष। लेकिन ऐसा कौन सा समास है जो जिसका कभी पहला भी तो कभी दूसरा भी पद प्रधान होता है, पर दोनों एक साथ प्रधान नहीं होंगे? या तो इसकी ज्यादा चलेगी, अगर इसकी नहीं चलती तो कभी इसकी भी चलती, तो ये बदल देता अपना स्थान। ये कई बार DSSB के एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये प्रश्न। ठीक है ना, आगे चलता हूं मेंस की प्रक्रिया में। ये तो एक, मैं इससे भी करा सकता हूं इस समास को, लेकिन इस समास की पहचान हम कई तरीकों से करते हैं। एक दूसरा तरीका देखिए, एक दूसरा तरीका मैं लिख रहा हूं, नंबर 2, दूसरी बात, नंबर 2, दूसरी बात। दूसरी बात क्या? कि दोनों शब्दों के बीच, ध्यान से सुनना मेरी बात, दोनों शब्दों के बीच, दोनों शब्दों के बीच का मतलब, अरे समास है अगर ये, तो शब्द तो दो ही आएंगे, पद तो दोनों आएंगे, तो दोनों पदों के बीच। समास पदों का मेल होता है, शब्दों का नहीं। तो दोनों पदों के बीच या दोनों शब्दों के बीच, दोनों शब्दों के बीच, फिर मैं डैश डाल के लिख रहा हूं है जो, एक शब्द लिख रहा हूं मैं है जो, ध्यान से सुनना, है जो, या फिर मैं लिख रहा हूं के समान, बस इससे पहचानना, है जो या के समान, और इसे करता हूं ब्रैकेट बंद। दोनों शब्दों के बीच है जो या के समान शब्द आते हैं, शब्द छिपे होते हैं, या आते हैं या शब्द छिपे होते हैं, छिपे होते हैं। क्या मतलब? कि जब इस समास का हम विग्रह करें, कभी कभी समास को हम विग्रह से पहचानते हैं, जब इस समास को विग्रह किया जाए
तो दोनों शब्दों के बीच में ये चीज या तो है जो आता है बीच में, या के समान, इनसे ही कर लेंगे हम, ठीक है ना। ये शब्द छिपे होते हैं, तो मैं इससे भी करके दिखा सकता हूं या इससे, हम किसी भी तरीके से करते हैं। ये दो परिभाषा कर्मधारय की दी जाती है। लेकिन देखिए कर्मधारय की, मैं इन दोनों में से किसी से भी इस समास को करा दूंगा, देखना भी कराता हूं। लेकिन पता है इस समास की एक गारंटी होती है क्या, कि इसमें दो चीज जरूर दिखेंगी जब ये समास आता है। वो क्या क्या मैं लिख रहा हूं, तो याद रखना दो मुख्य बातें लिख रहा हूं मैं, और मैं नंबर तीसरा डाल के लिख रहा हूं। नंबर तीसरा क्या लिख रहा हूं, नंबर तीसरा डाल के लिख रहा हूं। तीसरा मैं ये लिख रहा हूं कि पहला शब्द लिखा विशेषण, विशेषण, और दूसरा लिखा है विशेष्य। मेरी बात ध्यान से सुनना तभी समझ में आएगा। विशेषण और विशेष्य। यदि अगर एक प्रश्न आए कि हमारी हिंदी में ऐसा कौन सा समास है कि जिसमें विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, तो वो होता है कर्मधारय। विशेषण विशेष्य का मतलब क्या है कि शब्द तो दो आएंगे, एक पहला एक दूसरा। हो सकता है पहला विशेषण हो दूसरा विशेष्य हो। तो ऐसा कौन सा समास है जिसमें विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, तो वो होता है कर्मधारय। तो इस समास में विशेषण विशेष्य दिखता है। और अगर विशेषण विशेष्य ना दिखे तो चौथी चीज ये भी दिखेगी, उपमेय और उपमान। उपमेय और उपमान। अगर ये प्रश्न आता है हमारी हिंदी में ऐसा कौन सा समास है जिसमें उपमेय उपमान का भी संबंध होता है, तो वो होता है कर्मधारय। पर वही बात क्या कि पहला शब्द और दूसरा शब्द दो शब्द आएंगे, हो सकता है पहले उपमेय हो दूसरा उपमान हो सकता है पहला उपमान हो दूसरा उपमेय हो। तो याद रखना इस समास को पहचानने के लिए ये दो चीजें आनी चाहिए, ठीक है। मैं ये दोनों चीजें जब एग्जाम्पल दूंगा तब बताऊंगा। लेकिन देखिए ज्यादातर बच्चों को विशेषण विशेष्य पहचानना आता है। मैं पहले ना इसके उदाहरण नहीं दे रहा हूं, अभी उदाहरण दूंगा तुम पहचान लोगे, लेकिन पहले मैं विशेषण विशेष्य की बात पूछता हूं। मान लीजिए मैं तुम्हारे सामने दो शब्द दे रहा हूं, बताओ। सुंदर लड़का। मैं बड़े आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। सुंदर लड़का, पहले बताओ ये एक पद है या दो, एक शब्द है या दो, तो दो शब्द हैं। अगर मैं तुम्हें चॉइस दूं तो बताओ कौन विशेषण है और कौन विशेष्य है, जरा बताकर दिखाओ इसमें से विशेषण कौन सा है और विशेष्य कौन सा है। तो देखिए कई बार हम टीचर बच्चों को बताते हैं कि जो गुण दिखे ना वो विशेषण होगा, और 2 मिनट में बता देते हैं लोग विशेषण ये है गुण। बताओ लड़का और सुंदर में से गुण कौन सा है, अरे गुण है सुंदर। और किसका गुण है, लड़के का, ठीक है ना। लड़का इस समय संज्ञा है, जो दिखता है वो संज्ञा है, असली में संज्ञा का विशेषण होता है, ठीक है ना। इसमें गुण कौन है, सुंदर, और सुंदर कौन है भाई, लड़का। तो ये शब्द क्या है, ये तो विशेषण है, तुम में से कई बच्चे बता देंगे विशेषण। और ये क्या है, विशेष्य। बात समझ में आई, इतने आसान शब्द नहीं आएंगे, अभी मैं दूंगा। पर सीधी बात है जी, इसमें विशेषता किसकी बताई जा रही है, लड़के की, और उसका गुण कौन सा है, सुंदर, ऐसा समझ लीजिए। लेकिन जब भी मान लीजिए तुम्हारे साथ सामने थोड़े से मुश्किल शब्द हूं मैं, और तुम्हें जज करना ना आए कि कौन विशेषण है और कौन विशेष्य है, तो पता है जब मैं पहली बार समास किसी से पढ़ रहा था तो उन्होंने मुझे बड़े साधारण तरीके से बताया। उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे सामने दो शब्द आए और आसान से ही शब्द हो तो तुम ऐसा करना, वैसे तो ये पहचानना चाहिए कि कौन किसका गुण है। यहाँ मुझे लगता है सुंदर है लड़के का गुण, ना कि लड़का सुंदर का गुण है, ठीक है ना। सुंदर लड़के का गुण है, ये पहचानना चाहिए। लेकिन लेकिन ये ध्यान रखना इसमें, लेकिन इसमें ध्यान रखना कि सबसे पहले आप विशेषण मत देखा करो, सबसे पहले देखा करो विशेष्य। और विशेष्य पता है किसे कहा जाएगा, तो देखिए मुझे ऐसे बताया गया, विशेष्य वो होता है जिसे देखा जाए, जिसे पकड़ा जाए, जिसे टच किया जाए, या जिसे थप्पड़ लगाया जाए, वो विशेष्य होगा। बताओ इनमें से किसको थप्पड़ लगा दोगे, तुम कहोगे लड़के को, और दूसरा शब्द इसका गुण नजर आएगा फिर, ठीक है ना। लड़के को पकड़ लोगे, टच कर लोगे, उसका दूसरा गुण क्या है, सुंदर। अगर मैं तुम्हारे सामने एक शब्द दूं, अभी आसान शब्द दे रहा हूं, अगर मैं कहता हूं चमकीला दुपट्टा, तो कौन कैसा है, चमकीला दुपट्टा, चमकीला दुपट्टा। अगर मैं ये कह दूं आपको चमकीला दुपट्टा, तो बताओ दुपट्टे को उठा लोगे, पकड़ लोगे, उसका गुण है वो हरा नहीं है ना पीला है, वो तो चमकीला है। ये इसका गुण है, चमकीला दुपट्टा है या नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। अब मैं तुम्हारे सामने कुछ शब्द दे रहा हूं, उपमेय उपमान में वही समझाऊंगा जब एग्जाम्पल दूंगा। पहला उदाहरण दे रहा हूं, बताओ। सबसे पहला उदाहरण इन सबको दिखा दूंगा, देखो पहला उदाहरण। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं, बताना जरा, नील कमल। पहले यहां देखो, नील कमल, इधर देखो नील कमल। पहले बताओ क्या ये समास है या नहीं है, ये मत बताइए कर्मधारय है या नहीं, क्या ये समास है, बिल्कुल। ये एक है या दो, अरे किसी में कुछ जुड़ा हुआ है, कमल में नील जुड़ा हुआ है या नील में कमल जुड़ा हुआ है, दो शब्द हैं। अब सबसे पहले सुनो, कभी कभी हम इसका विग्रह करते हैं, मैं विग्रह से बताता हूं। जब हम इसका विग्रह कहते हैं तो पहला शब्द है नील, हम इसके मिलते जुलते शब्द बोल सकते हैं। मैं नील भी कह सकता हूँ, नीला भी कह सकता हूँ, नीली भी कह सकता हूँ। और देखिए नील कहूं या, अच्छा बताओ, नीली कमल या नीला कमल, नीला, तो पहला शब्द है नीला, और फिर मैं बीच में इनमें से एक लगा दूंगा, नीला है जो कमल। सुनो ध्यान से सुनो मेरी बात,
नीला है जो कमल। बताओ जैसे ही हमने इसका विग्रह किया, जैसे ही हमने विग्रह किया तो बीच में क्या आ गए, है जो। जिस समास का विग्रह करने पर है जो लगा दो वो कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय। और जिस समास का विग्रह करने पर कारक चिन्ह लग जाएंगे वो हो जाएगा तत्पुरुष। ये तो बात बताई। पर बताओ क्या जरूरत है इसे विग्रह करने की, क्या तुम्हें यही पता है कौन किसका गुण है। अरे कमल को उठा लोगे उसका गुण है नीला, ये तो विशेषण विशेष्य है। फिर आ जाएगा वीर बालक, वीर बालक विग्रह करना इसका, वीर है जो बालक, वीर है जो बालक। अरे है जो आ गया तो हो गया कर्मधारय। पर इसकी जरूरत क्या है विग्रह की, वीर बालक, बालक को पकड़ लोगे उसका गुण है वो वीर है, घटिया नहीं है, वीर है। बात समझ में आई। कभी कभी एक शब्द आता है अजीब सा शब्द, देखो भला मानस, भला मानस। कभी कभी आपके सामने कुछ ऐसे शब्द आएंगे, कैसे विग्रह करें इसका। तो भला तो जानते हो, भला माने अच्छा। मानस कहूं या मनुष्य, इनके मिलते जुलते शब्द बोला करो, मानस कहूं या मनुष्य। तो तुम कहोगे मनुष्य, तो कैसे बोलूं, भला है जो मनुष्य, भला है जो मनुष्य। विग्रह करने पर भी पता लग गया। लेकिन क्या जरूरत थी, क्या विशेषण विशेष्य है या नहीं है। जवां मर्द, बताओ कौन सा समास है। जवां कहूं या जवानी कह दूं, जवान मर्द, जवान है जो मर्द। अरे मर्द का गुण है वो जवान है। इसी को कई बार कह देते हैं नवयुवक, नव युवक। कैसे विग्रह करोगे, नव कहूं या नया कहूं, नया, नया है जो युवक, नव नया है जो युवक। विग्रह करने पे भी कर्मधारय नजर आया। और नव माने नया, नया युवक, नया युवक पुराना नहीं है, नया है, जवान है। क्या ये समझ में आया। फिर अचानक एक शब्द आया, एक शब्द ये दिया प्रधानाचार्य। फिर मैंने बच्चों से पूछा क्या ये समास है, उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने पूछा इसमें दो शब्द कौन से हैं, उन्होंने कहा एक है सर प्रधान और दूसरा है आचार्य है। क्या मैं इसका विग्रह ऐसे कर सकता हूँ, प्रधान है जो आचार्य, कर सकता हूँ, प्रधान है जो आचार्य। अरे बिल्कुल, प्रधान है जो आचार्य, है जो बीच में आ जाएगा तो कर्मधारय। और क्या जरूरत थी, आचार्य बहुत बड़ा है, प्रधान है, मुख्य अध्यापक। एक बार प्रश्न आया, एक बार प्रश्न आया परमेश्वर, क्या बता सकते हो इसमें एक शब्द है दो, दो अगर शब्द हैं, दो पद हैं तो समास तो बन गया भाई। इसका विग्रह कैसे होगा जरा बताइए। बड़ा आसान तरीका बताया मैंने। कर्मधारय में विशेषण विशेष्य दिखते हैं, कर्मधारय में विशेषण विशेष्य दिखते हैं, सुन लो भाई। इसका विग्रह हो जाएगा परम है जो ईश्वर, खत्म। यही, ईश्वर बड़ा है, ईश्वर बहुत बड़ा है। अगर मैं कहूं अंधकूप, अंधकूप, अंध माने खाली, अंध माने अंधा, अंधा है जो कुआं। अब कुआं अंधा तो नहीं होता, पर अंधकूप कहते हैं खाली है जो कुआं, अंध, अंधा है जो कुआं है ना, रिक्त है जो कुआं। और कुएं का विशेषता है वो अंध है, खाली है। ये कौन से समास माने जाएंगे, ये माने जाएंगे कर्मधारय। पहले बताओ आपको ये बातें समझ में आई, साधारण तरीके से बताया मैंने, ठीक। अभी तक मैंने जितने उदाहरण बताए ना वो सारे विशेषण विशेष्य के दिए, सारे विशेषण विशेष्य के दिए। बात ध्यान से सुनना। इस बार मैं उपमेय उपमान की बात कर रहा हूं, इसे समझना, इसे समझने की कोशिश करना। इस बार मैं तुम्हें क्या बताने जा रहा हूं, क्या बताने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ता हूं। टेस्ट लूंगा मैं टेस्ट लूंगा बेटा। मेरी ना फीवर हो रहा है 2-3 दिन से, और आज भी मैं तुम्हारी क्लास ले रहा हूँ, समझ लीजिए बस ले ही रहा हूँ क्लास। चलिए तो हो गया कर्मधारय, ठीक है या नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगली 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 बात करते हैं हम। इधर देखो, इधर देखो। अभी कर्मधारय खत्म नहीं है, एक दो शब्द बताओ। मैंने बताया है, एक शब्द दे देता हूँ चंद्रमुख, बताओ ध्यान से। अच्छा बताओ, क्या ये कर्मधारय समास है, क्या इसमें विशेषण विशेष्य है, पहले ये बताओ। क्या ये कर्मधारय समास है चंद्रमुख। अब यहां मैं जानकारी दूंगा उपमेय उपमान क्या होता है। उपमेय और उपमान, इसका इसके उदाहरण दे रहा हूं। उपमेय उपमान, बहुत ध्यान से सुनो, बताओ। उपमेय उपमान, कई बार ऐसा लगता है मुझे कि इसमें गुण भी है और कोई किसी का गुण है। बताओ कौन कैसा है। एक तो मुंह है, मुख, और एक है चंद्र। बताओ कौन कैसा है, चांद मुंह जैसा है या मुंह चांद सा है। अरे मुख तो चंद्र है, अच्छा है। ये रहा गुण, ये इसका गुण, ये इसका गुण है। इस अरे मुंह की विशेषता किससे दी जा रही, चांद से ही। चांद सुंदर होता है, ठीक है ना। चांद की विशेषता मुंह से नहीं दी जा रही। ये रहा विशेषण, ये रहा विशेष्य है, कई बार दिख जाता है, ठीक है ना। लेकिन अब देखो सुनो, अब देखो सुनो, पहले मैं एक काम करता हूं। अगर किसी समास में विग्रह करने पर के समान लग जाए तो उसमें उपमेय उपमान की पूरी संभावना है, उसमें उपमेय उपमान की संभावना है, ठीक। अब मैं करने जा रहा हूं इसका विग्रह। इसका विग्रह में देखो कैसे करते हैं, पहले सुनो, उपमेय उपमान बता रहा हूं।
इसका विग्रह कहते हैं। जब बीच में के समान लगाए ना, देखो पहले मैं ऐसे समझाता हूँ। चंद्रमुख, मुझे लगता है मुख, मुझे लगता है मुख। मुंह कैसा है? चांद सा है। चांद मुंह जैसा नहीं है, मुंह ही चांद, चांद ऑलरेडी सुंदर है। तो देखिए बात ना मुंह की हो रही है, ये है उपमेय। बहुत ध्यान से सुनना। जो मनुष्य से रिलेटेड चीज होती है, मुंह, हाथ, पैर, नाक, टांग, कान, गला, ये मनुष्य के ही हो सकते हैं। और मनुष्य की चीजें कम मानी जाती है और इसकी तुलना बहुत अच्छों से की जाती है। जैसे मैं लिखूं स्वर्ण हस्त, स्वर्ण माने सोना, हस्त माने हाथ। तो सोने की तुलना हाथ से नहीं होगी, हाथ की तुलना सोने से होगी। हाथ ही सोने जैसे हैं, ठीक है ना। तो देखिए तुम ऐसा कर लो, मनुष्य से रिलेटेड चीज, मुंह कैसा है? चांद सा है। यह है उपमेय, और जिससे उसकी तुलना की जाती है वो है उपमान। अभी मैं सब बताऊंगा। ये उपमान था चंद्र और ये उपमेय, पर अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, सुनो अब मैं इसका विग्रह करता हूं। अगर मैं इसका विग्रह करूं तो हमारी हिंदी में ये बताते हैं कि पहले ना उपमान आता है हमेशा, पहले उपमेय नहीं आता विग्रह करने पर। मुंह पहले नहीं लाएंगे, पहले चांद। और मैं कह रहा हूं चंद्र के समान, चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख, ठीक है, चांद के समान मुंह। अरे चांद सा मुंह भी कह सकता हूं, जरूरी नहीं के समान लगाओ, सा लगा दो, से लगा दो, सी लगा दो, जैसा लगा दो, ऐसे भी लगा देते हैं लोग। की तरह भी लगा देते हैं, चांद की तरह मुंह, ऐसे भी कर सकते हैं। पर आप देखिए के समान लगाइए। जब भी कभी के समान आएंगे, के समान आता है, सुनो तो बताओ, बात चांद की नहीं हो रही, बात मुंह की है। और मुंह चंदा सा है। कहते हैं जिसकी बात की जा रही है वो होता है उपमेय, और उपमेय हमेशा पीछे आता है। हमेशा मनुष्य से रिलेटेड चीज उपमेय दिखेंगी तुम्हें ज्यादातर, उपमेय। और बताओ मुंह कैसा है? चांद सा है। तो मुंह की तुलना किससे की जा रही है? चांद से। यह है उपमान, सुनते रहो। तो सीधी बात है, जिसकी बात की जाए वो उपमेय होता है, और जिससे तुलना की जाती है, जिसको उसके समान बताया जाता है, वो होता है उपमान। सही है। हमेशा जब भी कर्मधारय में उपमेय उपमान किसी एग्जाम्पल में दिखाई देगा तो ये याद रखना, सबसे पहले विग्रह करने पर उपमान आता है, बाद में उपमेय आता है। ठीक है, ये विग्रह की बात बता रहा हूं, अभी सुनते रहिए। चलो एक शब्द बताइए, ये तो मैंने कर दिया। यहाँ बात मुंह की हो रही है और मुंह ही तो चांद सा है। मैं इसका विग्रह ऐसे नहीं कर सकता, मुख के समान चंद्र, ये गलत हो जाएगा। चंद्र चांद के समान मुंह, ये हो सकता है। ठीक है सर, मेरा ये डाउट है कि क्या आए और हमें कैसे पता लगे, वही बता रहा हूं, देखो अभी आ जाएगा। एक शब्द और एग्जाम्पल दे रहा हूं, जरा बताओ। इस बार देता हूं मृगनयन। सुनो भाई, इतना अंदाजा सब बच्चों को होगा, मृग माने हिरन, नयन माने आंखें। बताओ इनमें से मनुष्य से रिलेटेड चीज कौन सी है? मृग, हिरन या नयन? हमेशा मनुष्यों की चीजों की तुलना दूसरों से करते हैं, ऐसा मैं लिख रहा हूं। मृग नयन, जरूरी नहीं मनुष्य आए, कोई और आएगा तो भी पता लग जाएगा। पर बताओ कौन किस कैसा है, ये बताओ। मृग नयनों जैसे हैं या नयन मृग जैसे हैं? अरे आंखें ही हिरनों जैसी होती हैं, तो बात आंखों की हो रही है, और वो किसके समान है? मृगों के समान। तो कैसे विग्रह करूं? चलो मैं ऐसा करता हूं, बताओ इनमें से मनुष्य से रिलेटेड चीज कौन सी है? आप कुछ नहीं करना, जब कर्मधारय समास होगा और के समान लगा रहे हैं बीच में आप, तो ये बताओ मृग या नैन? नैन, तो बताओ नैन पहले नहीं आएंगे। क्या मैं कह सकता हूं नैन के समान मृग? गलत। सबसे पहले मुझे मृग लेना पड़ेगा। मृग, मृग माने हिरन, मृग के समान आंखें या नैन, मृग के समान नैन। क्या नैनों की तुलना मृगों से की जा रही है? मृग है ना। अरे पक्का हो गया, बात नैनों की हो रही है और मृगों के समान। सुनो मैं अब तुम्हें करने जा रहा हूं, हो गया। किसी की समानता किसी में दी जाती है, मुख की समानता नैनों में दी जाती है, नैन की समानता मृग में। पर इसकी जरूरत क्या है, इतना ज्यादा बता रहा हूं। जब किसी समास में विग्रह करने पर के समान आ जाए, चाहे ऐसे कर लो मुख के समान चंद्र, या चंद्र के समान मुख, के समान आ जाएगा तो कर्मधारय तो है। पर आपसे पूछ लेगा उपमेय उपमान कौन है, तो मैं उपमेय उपमान को समझाना चाह रहा हूं। ये तो क्लियर ही है, के समान तो कहीं भी लग जाएगा। नैन के समान मृग भी कह सकते हो और मृग के समान नैन भी कह सकते हो। पर बताओ सही विग्रह क्या है? नैनों के समान मृग होता है या मृग के समान नैन होते हैं? इस बार तुम मुझे ये शब्द बताओ, मैं इस चीज के लिए सिखाने जा रहा था। बताओ, इस बार मैं लिखता हूं चरण कमल। तुम इसका विग्रह दिखाओ, कोई किसी के जैसा होगा इसमें, या तो कमल चरण जैसे होंगे या चरण कमल जैसे होंगे। तुम बताओ इसका विग्रह करके दिखाओ, देखना चाहता हूं कैसे लगाओगे। चरण कमल कोई किसी के जैसा है, बताओ चरण कमल जैसे होंगे या कमल चरण जैसे होंगे? तो देखिए बता सकते हैं इसमें से मनुष्य से रिलेटेड चीज कौन सी है? क्या कमल मनुष्य से रिलेटेड चीज है, संबंधित चीज है, या नयन या चरण? अरे चरण पैर, हाथ, गला, नाक, टांग, कान, बाल, मन, क्रोध, ये सब मनुष्य ही कर सकता है। तो बात चरणों की हो रही है और चरण ही कमल जैसे होंगे, तो चरण पहले नहीं लगाओगे अगर बीच में के समान लगा रहे हो। ऐसा विग्रह होगा, कमल के जैसे या के समान। कौन है? चरण है। चरणों की बात हो रही है और वो कमल जैसे हैं। क्लियर है या नहीं है?
अगर बीच में के समान, ऐसे भी कह सकते हो चरण के समान कमल, तो के समान आते ही तो कर्मधारय हो गया, तो मैं इससे ज्यादा तो पूछेगा नहीं। पर बता सकते हो कौन कैसा है, कमल चरण जैसे होते हैं, चरण ही कमल जैसे हैं। अब सुनो, अगर मुझसे कोई पूछे यहां पर उपमेय कौन है, तो सेकंड वाला उपमेय है, मनुष्य से रिलेटेड मुख है। कहते हैं जिसकी बात की जाती है वो पद प्रधान होता है किसी भी समास का। यह बात चरण की नहीं हो रही है, मुंह की बात हो रही है, और मुंह चिंदा सा है या नहीं है, तो इसमें दूसरा पद प्रधान है। अगर कोई कहेगा यहां बात मृग की हो रही है, नैनों की, यहां बात नैनों की हो रही है और नैन मृग जैसे होंगे, तो इसमें दूसरा पद प्रधान है। हमेशा मनुष्य से रिलेटेड चीज प्रधान होगी क्योंकि उपमेय प्रधान होता है। इसमें कौन सा पद प्रधान है, दूसरा। लेकिन बताओ यहां बात किसकी हो रही है, यहां कमल की हो रही है, चरण, चरण ही कमल जैसे हैं। इधर ये मनुष्य से रिलेटेड चीज है तो ये पद प्रधान था, क्योंकि जिसकी बात की जाती है वो पद प्रधान होता है भाई। यहां कौन था मनुष्य से रिलेटेड चीज, नैन, और यहां मनुष्य से रिलेटेड चीज कौन सी है, पहला। यहां दूसरा पद प्रधान है और यहां पहला पद प्रधान है, ये माना जाता है क्योंकि बात तो चरणों की हो रही है और वो कमल जैसे हैं। ठीक है या नहीं है? तो बताओ, मैंने यहां मैं ये इसलिए लिखा रहा था कि मैंने ऊपर ये लिखा जिसका कभी पहला तो कभी दूसरा पद प्रधान हो। कर्मधारय समास में कभी कभी उपमेय उपमान में पद प्रधान बदल जाते हैं। यहां दूसरे पद की बात चल रही है तो दूसरा पद प्रधान है, और यहां पहले पद की प्रधानता चल रही है तो पहला पद प्रधान है। नहीं आया समझ में तुम्हें? इतनी चीजें तो आनी चाहिए। एक मुश्किल शब्द दे रहा हूं, जो कर देगा मैं मान लूंगा। देखते हैं कौन मुझे बताएगा, क्रोधाग्नि। पहले बताओ क्या ये समास है, क्या ये समास है, दो शब्द हैं या एक? कर्मधार, क्रोध अग्नि, अरे एक तो क्रोध है, दूसरा है अग्नि। तुम बताओ इसमें से मनुष्य क्या कर सकता है, अग्नि कर देगा, या मनुष्य क्रोध कर सकता है, गुस्सा कर सकता है? तो जो मनुष्य की रिलेटेड चीज है वो बाद में रखना, अगर बीच में के समान लगा रहे हो। देखो इसका विग्रह मैं पहले पहले मैं क्रोध पहले रखता हूं, जबकि क्रोध मनुष्य से रिलेटेड चीज है तो बाद में आना चाहिए, पर मैं लिख के दिखाता हूं तो गलत विग्रह हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूं क्रोध के समान अग्नि, ना, अग्नि के समान क्रोध होता है, आग के समान गुस्सा होगा, तो इसका विग्रह होगा अग्नि के समान क्रोध। तो बताओ बात किसकी चल रही है, बात क्रोध की हो रही है और वो आग जैसा है। तो जो मनुष्य से रिलेटेड चीज होती है इसमें दूसरे पद की प्रधानता दिख रही है यहां से। चलो एक और बताओ, पाषाण हृदय, पाषाण हृदय, बताओ इसमें से मनुष्य से रिलेटेड चीज कौन सा है? इधर उधर आ जाते हैं, इसमें मनुष्य से रिलेटेड चीज कौन सी है? तो बताओ, पाषाण माने पत्थर, हृदय मेरे पास है, तो मनुष्य से रिलेटेड चीज हृदय। तो बताओ हृदय के समान पत्थर होगा या पत्थर के समान दिल हो जाता है? पत्थर के समान दिल होता है। अरे पाषाण हृदय हो चुका है, इसका हृदय तो कठोर पत्थर हो गया है, यानी पाषाण के समान हृदय। क्या तुम्हें कर्मधारय समास आ गया? क्या तुम्हें कर्मधारय समास आ गया? ऐसे कई अजीब सा शब्द है, स्वर्णहस्त, स्वर्णहस्त, स्वर्णहस्त। इसमें विशेषण विशेषण भी पहचान लोगे, सोने जैसे हाथ, ठीक है, सोना और हाथ में से हाथ मनुष्य से, तो सोने के समान लता, हाथ कुछ भी हो सकता है। सही है, तो ये बात क्लियर, तो मैं इससे ज्यादा नहीं करा रहा हूं। यहां मैंने क्या खत्म कर दिया, कर्मधारय समास। आगे बढ़ता हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगला समास है द्विगु समास। समय लगता है बेटा समास में, है ना? मेरे ख्याल से तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, सिर्फ उपमेय उपमान बताना था। बहुत मुश्किल प्रश्न नहीं आएंगे तुम्हें। आगे आगे चल रहा हूं। अगला है चौथा समास, चौथे पे आ गया मैं। एक हमारी हिंदी में द्विगु समास होता है जो सबसे आसान है। मैंने तुम्हें एक बात और बताई थी, अव्यय भाव में भी गिनतियां आती हैं और इसमें भी गिनती आती है। कैसे करोगे? एक है द्विगु, द्विगु समास। अब इसे देखो, चौथा द्विगु समास कैसे करें हम, द्विगु समास कैसे करें? हाँ बिल्कुल आ गया ना वंशी, देखो आ गया, क्या जरूरत थी, देखो इधर द्विगु समास। द्विगु समास का विग्रह कैसे करोगे? पर विग्रह करने से पहले एक बात बताओ, अगर द्विगु कोई समास है तो समास में एक नहीं दो पद आएंगे, एक तो पूर्व पद पहला पद, एक दूसरा पद उत्तर पद, ठीक है ना, दो पद का मेल समास होगा। आगे फिर इसकी पहचान कैसे करें? तो इसकी एक ही तरीके से पहचान कर लो, मैं लिख देता हूं। अच्छा, द्विगु भी तत्पुरुष से निकाला गया है तो इसका भी दूसरा पद प्रधान होता है ज्यादातर। कभी पूछे ना द्विगु समास का कौन सा पद प्रधान होता है, तो दूसरा मान के चलो। अब इसका ऐसे लिखो, पहला मैं कहता हूं जिसका, जिसका पूर्व पद, पूर्व पद का मतलब है पहला शब्द, जिसका पूर्व पद, पूर्व माने पहला, जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो, काउंटिंग का हो, गिनती का हो, संख्यावाची हो। नोट्स बनाते जाना, जिसका, क्लास ठीक लग रही है ना तुम्हें हिंदी की, बस ये ध्यान रखना, जिसका पूर्व पद, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, करते चलो। जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो, जिसका पूर्व पद, वो पहला पद तो क्या होगा, संख्यावाची, और
उत्तर पद, उत्तर माने बाद वाला यानी दूसरा, और या तो आ जाएगा उत्तर पद, लेकिन उत्तर को हम पर पद भी कहते हैं। पर माने दूसरा, पर पीड़ा, दूसरों की पीड़ा यानी दूसरा। उत्तर या पर पद, पर पद संज्ञा का हो, नाउन का हो, संज्ञा का हो, उसे हमारी हिंदी में कहते हैं हम, उसे हम कहते हैं द्विगु समास। पर द्विगु समास ऐसे बता देते हैं, अरे पहला ही शब्द अगर गिनती का दिख दिया है, ठीक है ना, तो ये है, तो वो द्विगु समास है। पर दूसरा शब्द संज्ञा का नजर आएगा इसमें। एक दूसरी बात इसमें और लिखो, नंबर 2, दूसरी बात को, इसका विग्रह जब हम कहते हैं ना, तो इसका विग्रह जो होते हैं, इसे ना एक नाम से हमारी हिंदी में जानते हैं, इसे ना समूहवाची समास भी कहते हैं। ये समूह की बात करता है, समूह या समाहार की बात, समूहवाची समास भी कहते हैं। कभी आए ना समूहवाची समास क्या है, तो समूहवाची समास द्विगु को कहा जाएगा। चलो दूसरा पॉइंट नहीं लिखते, इससे कर लेंगे। चलिए शुरू करता हूं, मैं बस उदाहरण से समझाता हूं, बड़ा आसान है। चलिए पहला शब्द बताइए, अगर मैं तुम्हारे सामने लिखूं दोपहर, पहला शब्द है दोपहर माने समय। पहले बताओ क्या ये समास है? समास है तो बताने पड़ेंगे क्या दो शब्द हैं, दो शब्द हैं इसमें, दो और पहर, पक्का दो शब्द है, एक तो दो, ये एक शब्द है और पहर। इसका विग्रह कैसे करें? पहले विग्रह बताओ। पहले तो जरूरत नहीं है, जिसका पहला ही पद गिनती का दिख दिया है और पहर समय संज्ञा है ना, पहला शब्द संख्या का है तो द्विगु समास। अब इसका विग्रह पे बात सुन लो। इसका विग्रह हमेशा ऐसे करते हैं, दो पहर अगर ज्यादा हैं तो पहरों, दो पहरों का, या तो ग्रुप कहेंगे समूह, दो पहरों का समूह है, पहली पहर और दूसरी पहर दोनों शामिल है, दो पहरों का समूह, या फिर कभी कभी समूह की जगह हम समाहार भी लिख सकते हैं। समाहार माने इकट्ठा कर लेना, इसका इस तरह से विग्रह कहते हैं, दो पहरों का समूह या समाहार। बड़ा आसान है, तो कभी कभी बहुत मुश्किल नहीं होगा। अगर पहला शब्द साफ गिनती का दिख रहा है, दूसरा बिल्कुल अलग दिख रहा है, तो कौन सा है? द्विगु समास, ठीक। लेकिन मैंने तुम्हें एक अव्यय भाव में बताया था, यदि गिनती के शब्दों के आगे नदी विशेष का शब्द हुआ तब अव्यय भाव होगा, ये बताया था मैंने। या कोई मुनि का शब्द आ जाएगा तो अव्यय भाव में रख लेते हैं, ठीक है ना। पर तुम गिनती ज्यादातर इसमें रखना, ठीक। आगे एक दूसरा शब्द मैं अब देने जा रहा हूं, बताओ। इस बार मैं देता हूं चौराहा। क्या ये द्विगु समास है? पहली बात सुनो, कुछ बच्चे बिल्कुल समास बिल्कुल नहीं आता तो देखिए, कभी कभी ना उन्हें ऐसा लगेगा ये तो एक ही शब्द है, इसमें दो कहाँ है। वो तो पहला शब्द है चौ, चौ कहूं या चार कहूं, इसमें गिनती का रूप दिखता है चौ। और ये भी मत देखो, तुम्हारे सामने एक शब्द आया चौराहा, यहां तो अलग अलग शब्द है, दो और पहर, पहचान गए। पर जब समझ में ना आए ना, तो तुम एक काम करो, इसे इजी बोलो, बोलो आसान। चलो बताओ, मैं चौ कहूं या चार? तो चार। पर चौराहा केवल चार को कहते हैं, चार राहें, तो तुम इसे आसान बोलोगे तो ऐसे बोलोगे, अरे चौराहा माने चार राहें। तो कोई विग्रह मत करो, जब दो शब्द निकल आए तो क्या पहला शब्द गिनती का, पहला ही गिनती का होता है और दूसरा गिनती का नहीं होगा, राहें जो है वो संज्ञा है। तो या तो ऐसे बोलो। तो अब एक काम करना, आसान शब्द बोलना, मैं विग्रह कर बताता हूं। तो विग्रह कैसे करेंगे? चार राहों का समूह, है ना, चार राहों का समूह कह देना, ऐसे ही कर लेना। लेकिन मैं बस लिखता जाऊंगा, चौराहा कहूं या चार राहें, तो आप दो दो शब्द बताते जाना, चार राहें, ठीक है, राहें। चलो एक काम करो, तो बताओ त्रिकोण, कोण कहूं या कोना, त्रि कहूं या तीन, तो त्रिकोण, तीन कोण, कोने, तो तीन कोणों का समूह, सही है ना। तीन, तीन कोनों का क्या कहूंगा? समूह। क्लियर है यहां तक बात? यहां तक बात सही है? एक और बताओ, अगर मैं कहूं त्रिवेणी, त्रिवेणी, वेणी माने नदियां होती हैं, तो तीन नदियों का समाहार क्या कह दूंगा? तीन नदियों का समाहार या समूह, समूह भी लिख सकते हैं या फिर समाहार भी लिख सकते हैं। यहां भी लिख लो समाहार, ठीक है। तीन, चलिए बहुत आसान, बड़ा आसान है। एक दो शब्द और बताओ। एक बार पढ़ा रहा था, अचानक मैंने लिखा 25, अचानक मैंने लिखा 25, तो बताओ 25 मैंने जैसे ही लिखा तो सब लोगों ने कहा ये तो द्विगु समास है, क्योंकि उन्हें लगा कि जब गिनती दिखाई देगी तो द्विगु समास। पर गिनती पूरा शब्द होता है या पहला? गिनती केवल पहला ही शब्द होगा और दूसरा शब्द इसके साथ संज्ञा नजर आएगा, पर ये तो पूरा ही गिनती का है। 25 जो है वो द्विगु समास नहीं है। एक इसके बाद में बताऊंगा द्वंद्व समास, द्वंद्व समास होता है। 25 कैसे होता है वो बात की बात, पर एक काम करो, ये पूरा शब्द गिनती का था इसलिए द्विगु नहीं है। हाँ, इसके साथ में अगर एक शब्द लिखूं 25 हाथ, तो अब दो में से पहला शब्द गिनती का दिखाई था, अब हो जाएगा द्विगु, तब हम इसका विग्रह करेंगे 25 हाथों का समूह, ठीक है या नहीं? पर अगर पूरा शब्द गिनती का होगा तो द्विगु नहीं लगाना,
बात समझ में आ रही है? हाँ, गिनती जब पहला आएगा और उसके साथ एक और सब शब्द जुड़ा होगा तब जाएगा द्विगु। चलिए, बड़ा आसान है। तो यहाँ सभी को गिनती दिख गई होंगी, 3 है ना। कभी कभी आएगा पंच रत्न, तो कैसे कहूँ? 5 रत्नों का समाहार। कैसे विज्ञा करूंगा? 5 रत्न, 5 रत्नों का समूह या समाहार, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है भाई, 1 मिनट पानी पी लूं भाई, मुझे ना फीवर होना है तो बहुत ज्यादा प्यास लग रही। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं आपको? क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं आपको? हम्म। अब एक बात बताइए, जब मैंने लिखा 25, तो मैंने बताया जब पूरा शब्द गिनती का आएगा तब द्विगु नहीं लगाना। फिर मैंने इसके बाद एक शब्द लिखा सप्ताह, तो बताइए क्या सप्ताह द्विगु समास है? तो मैं बस पहचानने के लिए आएगा द्विगु है या नहीं, क्या सप्ताह द्विगु समास है? पहला शब्द गिनती का है या सारा शब्द गिनती का है? तो देखिए भाई, कभी कभी ना सप्ताह जब आएगा ना, तो तुम्हें लगेगा, एक लड़का बोला सर ये क्यों है द्विगु, ये भी तो पूरा गिनती है। पर बताओ, गिनती है पूरा, अच्छा इसमें एक गिनती है सप्त, 7। पर बताओ, सप्ताह केवल 7 को कहते हैं, 7 दिन। आप कुछ नहीं करोगे, इसे आसान बोलो, 25 तो पूरी गिनती है 25, पर सप्ताह 7 को नहीं कहते, 7 दिन को कहते हैं। तो अगर विग्रह नहीं करो तो ऐसे भी कर लो, 7 और क्या करोगे, दिन। अब 2 शब्दों में से पहला गिनती का है, दूसरा नहीं है, तो ये द्विगु हो जाएगा। अगर मैं कहूं अठन्नी, अठन्नी, तो अठन्नी 8 को कहते हैं या 8 आनों को कहते हैं, 8 पैसों को कहते हैं। अठन्नी माने 8 पैसे, है ना। अब इसका विग्रह कैसे करते हैं, तो देखो विग्रह बता देता हूं। एक है इसमें सप्त और दूसरा शब्द है अहन। अहन माने होता है दिन। या तो इसे ऐसे कर लो, 7 दिनों का समूह, पर सही विग्रह शब्दों को ही लेना पड़ता है जो है सप्त आहनो। आहन माने दिन, आहन माने दिन का समूह या समाहार। ठीक है या नहीं? ऐसी अठन्नी कहेंगे 8 आनों का समूह, ये खूब आता है पेपर में, 8 आनों का समूह। कभी कभी आएगा शताब्दी, तो शताब्दी केवल 100 को कहते हैं या 100 वर्षों को कहते हैं? 100 वर्षों को कहते हैं शताब्दी। तो 100 और एक और शब्द निकालोगे वर्ष, तो द्विगु समास पक्का है। ऐसे तो बोलोगे, या तो 100 और दूसरा है वर्ष, शताब्दी 100 वर्षों को कहते हैं, तो 100 के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा शब्द आ गया तो ये द्विगु माना जाएगा। इसका विग्रह होगा 100 आब्दी का, शत आब्दियों का समूह, शत माने 100, शत आब्दी, शत आब्दियों, शत आब्दियों का समूह, इस आब्दी माने वर्ष, समूह। तो इस तरह से विग्रह माना जाता है। क्या बात समझ में आई, और बताऊं मैं आपको, क्या बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गई? मैं बतेरे उदाहरण दे सकता हूं, क्या ये बातें समझ में आ गई सभी को? क्या समझ में आ गई? इस तरह के शब्द आते ही हैं, है ना भाई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं बेटा, आगे बढ़ता हूं। इतने उदाहरण ले ले, बाकी टेस्ट से करेंगे। एक और समास मैं यहां कराने जा रहा हूं, द्वंद्व समास, ताकि अगली क्लास में मैं आपका बहुब्रीहि समास कराकर टेस्ट भी ले लूं। आ जाइए, द्वंद्व आ गया, द्वंद्व समास। तो एक समास बचा द्वंद्व, 5वां समास, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास मुख्य समास में आता है। 4 है मुख्य समास, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, 2 भेद से द्विगु और द्वंद्व निकाले गए, और एक है द्विगु और कर्मधारय निकाले गए, और एक द्वंद्व समास है, ये मुख्य भेद है। तो मैं 5वां नंबर ले ले रहा हूं इसका। इसे कहें द्वंद्व समास, तो पहली बात तो ये समझ में आ गई, इसमें अगर समास है तो पहला पद भी होगा और दूसरा पद भी होगा, 2 पदों का मेल समास होता है। तो इसमें भी 2 आएंगे, तो फिर इसकी पहचान कैसे करें? तो मैं लिखने जा रहा हूं, मैं ये लिखने जा रहा हूं, जिसका या जिसके दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो। अगर कभी प्रश्न आए ऐसा कौन सा समास है जिसका पहला पद प्रधान हो, वो होता है अव्ययभाव। ऐसा कौन सा है जिसका दूसरा वाला पद प्रधान होता है, वो है तत्पुरुष। ऐसा कौन सा है जिसका कभी पहला तो कभी दूसरा भी पद प्रधान हो जाता है, कर्मधारय। पर ऐसा कौन सा है जिसके दोनों ही पद प्रधान होते हैं, बात एक की नहीं, दोनों की बराबर चलती है, वो होता है द्वंद्व समास। कई लोग ना असली में द्वंद्व को ऐसे बताते हैं, द्वंद्व माने लड़ाई, द्वंद्व का अर्थ लड़ाई भी है, लेकिन यहां द्वंद्व का अर्थ होता है दोनों। यहां द्वंद्व का अर्थ है दोनों, दोनों की बात होगी, एक की नहीं दोनों की, और दोनों बराबर अस्तित्व रखेंगे। एक ही संप्रदाय के 2 अलग अलग अस्तित्व रखने वाले शब्द नजर आएंगे तुम्हें। तो द्वंद्व का अर्थ है दोनों, अगर देखा जाए।
लेकिन कई लोग लड़ाई भी बताते हैं, पर द्वंद्व का अर्थ यहाँ दोनों लग रखना है आपको, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, है ना, द्वंद्व युद्ध हो रहा है, द्वंद्व माने दोनों। चलो आगे की बात, तो जिसके दोनों पद प्रधान हो वो होता है द्वंद्व समास, पहली बात। लेकिन इसका एक तरीका और है निकालने का, भी बात करेंगे। नंबर 2, इसको ना विग्रह से कैसे पहचानते हैं, तो देखो मैं लिखने जा रहा हूं, दोनों शब्दों के बीच, दोनों शब्दों के बीच, दोनों शब्दों के बीच जब दो शब्द आते हैं तो इनके बीच में क्या दिखता है, कभी कभी लोगों को ना योजक चिन्ह दिखता है। क्या दिखता है? योजक चिन्ह। इस चिन्ह को कहते हैं हमारी हिंदी में योजक चिन्ह। योजक दो शब्दों को जोड़ता है, योजक चिन्ह, या कभी कभी हमारी हिंदी में इसे संयोजक चिन्ह भी कहते हैं। संयोजक माने भी जोड़ना होता है, मिलाना, संयोजक चिन्ह। इंग्लिश में इसे कहते हैं हाइफन, संयोजक चिन्ह। तो दोनों शब्दों के बीच में एक तो योजक चिन्ह दिखता है, पर योजक कई और समास में भी दिख जाता है। जैसे मैंने एक समास तुम्हें दिया था, दिन दिन, ऐसे करके, दिन दिन, दिनों दिन। अगर दो रिपीट शब्द होते हैं और योजक दिख रहा है तब ये अव्ययभाव समास है। रिपीट आगे नहीं आगे, ऐसे योजक चिन्ह कई औरों में भी दिखते हैं। इसलिए ना योजक चिन्ह जब आ जाए तो क्या करना है, तो मैं लिखने जा रहा हूं, दोनों शब्दों के बीच, दोनों शब्दों के बीच या तो योजक चिन्ह हो, और दोनों शब्दों के बीच फिर लिख लो, और ये शब्द लिख रहा हूं, इस पेन से लिखता हूं, दोनों शब्दों के बीच या तो योजक दिखेगा, या क्या दिखेगा, और, या क्या दिखेगा, अथवा, या क्या दिखेगा, या। इसके 3 भेद भी होते हैं, है ना, इतरेत्तर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, उस पर भी बात करते हैं। पर पहले देखो, ये जब भी दोनों शब्दों के बीच देखोगे तो तुम्हें योजक चिन्ह दिखाई देगा, और जब योजक चिन्ह हो तो इनका विग्रह करते समय बीच में और, अथवा, या ये शब्द लगाते हैं। कभी कभी आदि भी लगा देते हैं, वो अंत में लगाते हैं, आदि भी शब्द आ जाता है, ये शब्द बीच में आ जाते हैं। शीतलहर तो ये तुम्हारा द्वंद्व कर्मधारय हो गया, ठंडी लहर, शीतलहरी। शीतलहरी तो बहुब्री में भी जा सकता है, पर शीतलहर जो है वो जो है वो तो कर्मधारी हो जाएगा, ठीक है। आगे आगे देखो, अब मैं लिखने जा रहा हूं, इसके कुछ उदाहरण इधर देखो, इस पेन को ले ले, इसको ले लेते हैं। चलो आगे देखो, मैं एक शब्द दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। मैं पहला शब्द देता हूं, माता पिता। क्या इसके अंदर योजक आ रहा है? कई लोग योजक से ही कर लेंगे, योजक। अब देखो योजक आए तो कर लो, पर वो इसके विग्रह पे डिपेंड करेगा। इसका विग्रह कैसे करें, इसका विग्रह कैसे करें, माता पिता, तो मैं इसका विग्रह करूंगा माता और पिता, माता और पिता। तो क्या बीच में इनके विग्रह में और आ गया? बड़ा आसान है। लेकिन मुझे बताओ, यहां बात माता की चल रही है, पिता की भी? अरे जितनी बात माता रखती है उतना स्थान पिता भी रखती है। मैं माता पिता की सेवा करता हूं तो केवल माता की नहीं, पिता को भी उतना ही सम्मान देता हूं, ठीक है या नहीं है? तो क्या दोनों पदों का बराबर अस्तित्व है? ठीक है। लेकिन देखिए इसमें पहचानते कैसे हैं, क्या मैं इसके साथ, माता के साथ कपड़ा दे सकता हूं, तब द्वंद्व समास है, माता कपड़ा, फिर तो हो जाएगा माता का कपड़ा, माता के वस्त्र। अरे है या नहीं है? अब यहां पर योजक आ जाएगा तो तुम्हें लगेगा अरे ये भी द्वंद्व है, पर ये द्वंद्व नहीं है बेटा। द्वंद्व की पहचान कैसे करते हैं, तो दोनों आते हैं और वो भी बराबर अस्तित्व के, एक ही संप्रदाय के दो अलग अलग अस्तित्व रखने वाले शब्द आते हैं, उसका महत्व उस संप्रदाय में अलग होता है और इसका अलग होता है। ऐसा नहीं आ सकता माता बर्तन तो माता के बर्तन करो, तब तो क्या आ जाएगा? याद रखना दोनों लिविंग है और अलग अलग संप्रदाय के शब्द हैं। ध्यान से सुनना, माता और पिता ही कहना पड़ेगा। चलो बताओ, अगर मैं लिखता हूं सुख दुख, अगर मैं कहता हूं सुख दुख, तो देखिए दरअसल इसमें दो प्राणी आते हैं, दो दो विलोम आ सकते हैं, दो पर्याय आ सकते हैं, दो वस्तुएं आ सकती हैं, एक दो जानवरों की अस्तित्व आएंगे, यानी एक ही संप्रदाय के दो अलग अलग अस्तित्व पद आते हैं। सुख दुख, अरे सुख का उल्टा दुख है, और ये दोनों विलोम शब्द के युग्म हैं, तो सुख और दुख या सुख या दुख, ठीक है या नहीं है? कभी कभी आएगा कुर्ता टोपी, कभी कभी आएगा कुर्ता टोपी, ये माना जा सकता है। कुर्ता के टोपी थोड़ी ना होगा, कुर्ता और टोपी, जितना महत्व कुर्ते का है उतना महत्व टोपियों का भी है लोगों के लिए, ठीक है। अभी सुनो, तो इसमें ऐसे नहीं पहचानते कि योजक आ गया और हो गया, इसमें दोनों पद समान अस्तित्व वाले आते हैं लेकिन अलग अलग चीजों के। अगर मैं कहता हूं ना चीटी हाथी, पहले मैं जानबूझ के लिख रहा हूं चीटी हाथी, तो चीटी की हाथी या चीटी में हाथी तो नहीं हो सकता। ये दो जानवर हैं और दोनों पद अलग अलग अस्तित्व रखते हैं, एक ही संप्रदाय के हैं। समझ में आ रही है बात? तो इसमें ऐसे शब्द आते हैं, इसमें लाभ हानि भी आ सकता है, लाभ हानि, इसमें देश विदेश भी आ सकता है। ये थे आसान शब्द जो मुझे सिमेट्री बताने।
देश विदेश भी आ सकता है। देखिए एक शब्द बताऊं, अगर मैं तुमसे कहता हूं अन्न जल, तो अन्न का जल नहीं होगा, अन्न और क्या आ जाएगा, जल। अन्न माने खाना, जल माने पानी, खाना पानी। ये तो अरे क्या द्वंद्व है या नहीं है, अन्न और जल। एक देखिए कभी कभी ऐसे भी आता है जल और वायु मिक्स भी लिख देगा, ऐसा नहीं लिखेगा कि योजक ही डाले, मैं तो योजक डाल के बता रहा हूं आपको। पर बताओ जितना महत्व जल का है उतना वायु का भी है। जल वायु, जल और वायु, जल की वायु नहीं हो सकता। तो जलवायु भी कौन सा समास है, जलवायु भी द्वंद्व समास है। अभी मैंने साधारण सी बातें की, अब सुनो आगे बढ़ता हूं। थोड़े मुश्किल शब्द देखो, एक शब्द मैं देता हूं, मुझे बताओ, इस बार मैं देता हूं एक शब्द देव और असुर। पहले मेरे लिए बताना जरूरी था कि एक ही संप्रदाय के दो अलग अलग अस्तित्व आते हैं। अमेरिका और फ्रांस आ सकता है, अमेरिका और राजधानी नहीं आ सकता। बात समझ में आई, दो देश आएंगे, आ जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देव और असुर। अब इसे देखो, देव माने देवता, असुर माने राक्षस। जितनी बात देवताओं की है उतनी राक्षसों की भी बराबर अस्तित्व है, ठीक है या नहीं है, बात समझ में आई। दुख में अयोगवा आएगा, हाँ लिख सकते हो, दुख में, अच्छा दुख में अयोगवा नहीं विसर्ग आएगा। कहाँ लिखा है, दुख सुख दुख, अच्छा अब सही है, ऐसे कर लो, तुम तो शुद्ध हिंदी लिखवा रहे हो मुझसे, ठीक है अब सही है। चलो, देश और देव और असुर, ठीक है ना, देव असुर, शुद्ध वर्तनी दुख, ऐसे ही है, देव असुर, देवता और असुर। अब देखिए कभी कभी तुम्हारे पेपर में क्या करेगा, कभी कभी शब्दों को मिलाएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि जब योजक चिन्ह आएगा तो द्वंद्व हो जाएगा, पर देखिए अब आएगा कैसे, कभी कभी इन दोनों को मिला के लिख देगा देवासुर। अब सुनो, ये लिख देगा देवासुर, तो क्या ये समास है, समास तो है। दो शब्द कौन से हैं, देवा और सुर है या देव असुर। जब योजक चिन्ह आता है तो लोग 2 मिनट में पहचानते हैं इसे, पर जब योजक ना आए तो आपको ये देखना पड़ेगा दोनों पद अस्तित्व में है या नहीं है। देखिए देव असुर, क्या दो शब्द विलोम है या नहीं है, बिल्कुल। कभी कभी आएगा दिवा रात्रि, दिवा रात्रि, संस्कृत में दिवा को कहते हैं दिन और रात्रि को कहते हैं रात। दिवा और रात्रि, दिवा की रात्रि नहीं होगा, दिन और रात, समझ में आई, दिवा रात्रि, दिन और रात, ये जाएगा भाई। क्लियर है सभी को, समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है पवन जी, सही है, आगे बढ़ो। दिवारात्रि, सही है, द्वंद्व है, कभी कभी योजक से आएगा बिना योजक के। अब देखिए एक काम करो, अगर मैं तुम्हारे सामने एक शब्द दूं, बताओ यहां पर, अगर मैं तुम्हारे सामने एक दूं कृष्ण, और एक देता हूं अर्जुन, कृष्ण अर्जुन, जरा बताओ, कृष्ण अर्जुन, बताइए जरा, कृष्ण अर्जुन, तो जितनी बात कृष्ण की है उतनी अर्जुन की भी है। तो क्या मैं इसे कह सकता हूं कृष्ण और अर्जुन, पर ये तो मिक्स करके दे देगा, कृष्णार्जुन, कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन। लेकिन अगर आ जाए ना कृष्णार्पण, तो पहला तो आदमी दे दिया, यानी भगवान का नाम कृष्णार्पण, लेकिन दूसरा शब्द मनुष्य का नहीं है। कृष्ण अर्जुन दो दोस्तों की बात है, पहले दोस्त और दूसरे दोस्त, कृष्णार्जुन, ठीक है ना, कृष्णार्जुन, कृष्णार्जुन। लेकिन अगर मैं कहता हूं कृष्ण अर्पण, तो इसका मतलब है कृष्ण के लिए अर्पण, सब कुछ कृष्ण के लिए है मेरा। तो कृष्ण के लिए अर्पण, इसमें तत्पुरुष है, के लिए की विभक्ति आएगी, इसमें तत्पुरुष है। लेकिन कृष्ण अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन, देखिए कभी कभी आएगा राधे श्याम। कितने बच्चे जानते हैं क्या इसमें दो नाम है, जब इसमें दो नाम है कृष्ण और अर्जुन, तो इसमें भी नाम है राधा और श्याम। इसमें पेयर वर्ड आते हैं, पेयर माने जोड़े वाले, देव और असुर का पेयर है, कृष्ण और अर्जुन का पेयर है, माता पिता का पेयर है, ठीक है, राधा और श्याम का पेयर है, गौरी शंकर, गौरी शंकर, गौरी शंकर, गौरी और शंकर, है ना, सीताराम, सीता और राम, ज्यादातर इसमें फीमेल वर्ड पहले आता है, राधा श्याम, गौरी शंकर, सीताराम, ठीक है ना, इस तरह से आता है, इस तरह से, तो गौरी और शंकर हो जाएगा। एक बात और सुनिए, कभी कभी एक शब्द आता है, एक शब्द है धर्म, बहुत ध्यान से सुनना, और एक शब्द है अधर्म। धर्म और अधर्म दोनों विलोम शब्द हैं, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। जितनी बात धर्म की है उतनी अधर्म, पर कभी कभी इन दोनों को शब्द को मिलाकर लिख देगा धर्माधर्म। अब सुनो, एक शब्द तो बेटा धर्माधर्म आ गया, इसमें ऐसा लगा दो शब्द पुनरुक्त हैं, धर्म धर्म, पर इसमें धर्म धर्म नहीं है, धर्म और अधर्म। और एक शब्द है दिनों दिन, दिनों दिन उल्टे नहीं है एक दूसरे के, इसमें तो दो शब्द दिन दिन ही हो सकते हैं, पर क्या इसमें उल्टे हो सकते हैं, धर्म और आ लगा लो बस दूसरे शब्द के आगे और उसका अर्थ निकाल लो, धर्म अधर्म, तो ये वाला तो नहीं जाएगा।
पर क्या ये जाएगा? धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म। देखो एक शब्द आ सकता है सत्यासत्य, सत्य सत्य, सत्य और असत्य। एक शब्द है शस्त्र, शस्त्राशस्त्र, यानी शस्त्र और अस्त्र। इस तरह के शब्द किस में जाएंगे? द्वंद्व में। मुश्किल है या समझ में आया? मुश्किल है या समझ में आया? मुश्किल है या समझ में आया? कभी कभी देखिए दो दोस्तों के नाम है तो कभी कभी आएगा हरिहर। हरि माने विष्णु, हर माने महादेव, हर हर महादेव, हरिहर। शिव हरि भी आ सकता है। तो मैंने एक कहानी तुम्हें ये बताई, ये कौन से समास है? ये कौन से समास है? ये हैं कौन से हैं ये हैं द्वंद्व समास। आ गया? तो आज मैंने 3 समास कर दिए भाई, और थोड़ा सा अच्छे से भी करे आए तुम्हें, और थोड़ा ज्यादा आज नियम नहीं लिखे मैंने, जैसा मैं सोच रहा था ना, सोच के आया था कि तत्पुरुष में भी खुद सारे नियम लिखूंगा, वो ना ये तुम्हारी वाली क्लास में ऐसा हो जाता है। चलो तो आज इतना ही रखते हैं। एक बहुब्रीहि समास बचा है, उसे करके मैं टेस्ट लूंगा अगली क्लास में, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो संधि का टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। पहले संधि शुरू करेंगे नियम वाले, और संधि के बाद उपसर्ग प्रत्यय शुरू करूंगा, क्योंकि उसमें भी कुछ नियम है। ठीक है ना? तो पहले ये वाला हम संधि करेंगे, इसके बाद अभी 5वां हुआ है द्वंद्व। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सही लगी? यूट्यूब पर ऋतिका मेरी क्लास ना वेडनेसडे को होती है, अगर देखा जाए वेडनेसडे को मैं तुम्हारी क्लास लेता हूँ। ठीक है? और एक सैटरडे को दिन में होती है। वेडनेसडे को रात में होती है 9 बजे, और सैटरडे को मैं दिन में लेता हूँ। हाँ 25 भी पवन जी एक रह गया इसमें, एक चीज़ और सुनो सारे बच्चे अभी देख लो, इसमें मैं एक और कर देता हूँ। सुनो, कभी कभी ना, रुकना इसे, कभी कभी इसमें एक काम कर लो, जैसे मैं एक शब्द और देता हूँ 25, ये भी द्वंद्व का हिस्सा है। जब पूरी गिनती आएगी ना, पूरी गिनती आती है तो द्वंद्व में रखी जाती है। लेकिन देखिए पूरी गिनती कौन सी, सारी गिनतियों में कौन सी गिनती छोड़ दी जाती है? 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक की। क्योंकि 1 से लेकर 10 तक की गिनती इसलिए छोड़ी जाती है क्योंकि उसमें 2 शब्द नहीं बन पाते। जैसे ठीक है ना, एक द्वितीय तृतीय, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थ, वो एक ही शब्द होते हैं। जैसे 11 काउंटिंग संस्कृत में लिख जाती है, 11 नंबर लिखा जाता है, तो उसमें 2 शब्द आ जाते हैं, 2 पद आके फिर समास बन सकते हैं। एक तो 1 से लेकर 10 तक की गिनती नहीं रखी जाती, और 10 के गुणनज यानी 10 के मल्टीपल नहीं जाते, जैसे 10, 20, 30, क्योंकि ये भी एक ही शब्द बनते हैं, 2 शब्द नहीं बन पाते। तो इसमें ना कुछ गिनतियां आती हैं, यानी 11 से लेकर 19 तक लगा लीजिए, ठीक है ना, और बीच के शब्द लगा लीजिए 10, 20, 30। बस मैं थोड़ा सा ये बता दूं, अगर कभी आए 25 तो बताओ 25 पूरी गिनती तो है, पर द्विगु समास इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें पूरा ही शब्द गिनती का है, द्विगु तो नहीं है। द्वंद्व कैसे है? 25 कहते हैं, बताओ 20 और 5 को या 5 और 20 को? तो पहले छोटी संख्या रखी जाती है, 5 और 20 क्या हो जाता है? 25। तो जब कभी पूरी गिनती दिखाई देगी तब वो इसमें मानी जाती है द्वंद्व समास। ये द्वंद्व का हिस्सा बता रहा हूं मैं, अगर पूरी गिनती आती है तो द्वंद्व समास है। ठीक है? हाँ एकाद्वस रख सकते हो तुम, पर हिंदी के शब्द दे देगा 68। 68 किसे कहते हैं? 68, 68 68 को कहते हैं। पर पहले मैं 60 रखूं या 8? पहले छोटी गिनती रखी जाती है, 8 और 60, इसका विग्रह ऐसे होता है, बात 8 की भी है और 60 की भी है, ऐसे आता है 68, 25। ठीक है या नहीं है? एकाद्वश द्वेदश ये आ सकता है। तो बस इतना ध्यान रखना, इससे 2 चीज और बढ़ा लो, जब पूरा गिनती का दिखाई दे पर छोटी गिनती पहले बड़ी गिनती बाद में रखोगे, तब ये जिसमें माना जाता है द्वंद्व समास। हरिहर का विग्रह है भगवान, हरि माने विष्णु, हर हर महादेव कहते हो ना, कहते हो, इसका विग्रह है हरि और हर, बात हरि की नहीं है, हर की भी है, इसका विग्रह ऐसे होता है। हाँ 68 68, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये दोनों भी द्वंद्व समास में जाएंगे, ये दोनों भी द्वंद्व समास में जाएंगे। चलिए शुक्रिया, वेरी गुड। तो छोटी गिनती पहले, बड़ी गिनती बातें, हमेशा हमेशा ऐसा रखना, कोई भी गिनती आ जाए तो। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।